प्रसाद सिंह, जिला सारण, गांव नरेंद्रपुर। राम मोहन राय सेमिनरी में 12वीं कक्षा के छात्र, लक्ष्य सचिवालय पर तिरंगा फहराना। देवीपत चौधरी, गांव जमालपुर, मिलर हाई स्कूल में 9वीं के छात्र, लक्ष्य तिरंगा फहराने का संकल्प सख्त करना। जगपति कुमार, जिला औरंगाबाद, गांव खराठी, सेकेंड ईयर बीएन कॉलेज के छात्र, लक्ष्य सचिवालय पर झंडा फहराना। राम मनोहर राय सेमिनरी में 11वीं के छात्र, लक्ष्य करो या मरो। राजेंद्र सिंह, जिला सारण, गांव बनवारी चक, पटना हाई स्कूल के 11वीं के छात्र, लक्ष्य सचिवालय के मुख्य भवन पर तिरंगा फहराना। सतीश प्रसाद झा, जिला भागलपुर, गांव खड़हरा, पटना कॉलेजिएट में 11वीं के छात्र, लक्ष्य झंडा फहराकर अंग्रेजों को सीधी चुनौती। राम गोविंद सिंह, जिला पटना, गांव दशरथा, पुनपुन हाई स्कूल में 11वीं के छात्र, लक्ष्य सचिवालय के भवन पर हर हाल में तिरंगे को लहराना। यूनाइटेड किंगडम का झंडा यूनियन जैक नीचे जा रहा है। गुलामी की अंतहीन पीड़ा का निर्णायक पतन। तिरंगा समूचे आसमान पर बिछ जाने को तैयार है। वो शान से ऊपर जा रहा है। ब्रिटिश झंडे का उतरना और भारत के ऊपर चढ़ते तिरंगे के जयघोष का यह क्षण बहुत छोटा है, पर गुलामी को कुचलकर आजादी को अर्जित करने में हमें 200 साल लगे हैं। इस एक क्षण के पीछे बहुत बड़ी गाथा है। इतिहास के उन पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो देश के असंख्य वीर सपूतों की अमर गाथाएं हैं, जो शौर्य, साहस, पराक्रम और देशभक्ति के भाव का प्रकाश पुंज है। बिहार की धरती भी वीर सपूतों की जननी है। पटना स्थित इस शहीद स्मारक को कौन नहीं जानता। आप भी यहां से गुजरे होंगे। नजर इन 7 शहीदों पर भी पड़ी होगी। आखिर कौन है ये बलिदानी और क्या है इनके बलिदान की अमर कथा? क्या आजादी की हवा में सांस लेने का सुकून इन 7 वीरों के बलिदान का कर्जदार है? मां भारती के इन बलिदानों को हम नहीं भूल सकते। याद रखने के लिए हमें जानना भी जरूरी है। क्या आप जानते हैं इनकी बलिदान की कथा? आखिर क्या हुआ था उस रोज? इस चौराहे से तो आप बराबर गुजरते होंगे। चलिए आज इनकी वीर गाथा से भी गुजर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942। कुछ ही दिनों के भीतर 1 लाख लोग गिरफ्तार। 21 दिनों तक महात्मा गांधी ने कारागार से आंदोलन पर नजर रखी। 637 दिनों तक महात्मा गांधी जेल में रहे। 18 महीने तक कस्तूरबा गांधी जेल में रहीं। 57 बटालियन इस आंदोलन को कुचलने के लिए उतरी। 940 क्रांतिकारी इस आंदोलन में शहीद हुए। 538 बार क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाई गईं। आठ अगस्त 1942। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन में यूसुफ अली मेहर ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ अली मेहर ने ही गढ़ा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा तब इतना प्रबल और जीवंत था कि महात्मा गांधी ने भी इस पर अपनी सहमति जताई। तब गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था, एक मंत्र है छोटा सा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसकी छाप तुम्हारे हृदय पर पड़नी चाहिए और तुम्हारी हर सांस में ये अभिव्यक्त होता रहे। यह मंत्र है, करो या मरो। 9 अगस्त 1942। अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होते ही अगले दिन सुबह महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत तमाम बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अगस्त 1942। पटना में अनुग्रह नारायण सिंह को हिरासत में ले लिया गया। उनके साथ ही बिहार में स्वतंत्रता की मशाल थामने वाले तमाम बड़े नेताओं को भी अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। पूरे देश में आक्रोश की लहर उठ गई।
तब बाबू श्री कृष्ण सिंह ने अपने भाषण में कहा था, गांधी, राजेंद्र, आजाद और पटेल को हिरासत में लेकर मध्यांत अंग्रेजी सरकार ने जो देश को चुनौती दी है, उसका मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उस बीच में कुछ सोशलिस्ट जो थे, राम मनोहर लोहिया उनके मित्र, वो भूमिगत हो गए थे। और इस आंदोलन का पूरे भारत में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई। करो या मरो को लेकर के आपके सतारा, बलिया और मिदनापुर ये पूरा विद्रोह हो गया। बिहार में भी विद्रोह हो गया। और 9 अगस्त को जो है राजेंद्र बाबू वो बांकीपुर जेल भेज दिए गए। और फिर जयप्रकाश नारायण, ये श्री फूलन प्रसाद वर्मा महात्मा गांधी की जय करते हुए, करो या मरो करते हुए गिरफ्तार करके भी जेल भेज दिए गए। उसके बाद 2-3 दिन बाद श्री कृष्ण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह आदि गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। इसका परिणाम ये हुआ कि 9 अगस्त की घटना के कारण 11 अगस्त को पटना के सारे विद्यार्थियों में भयंकर प्रतिक्रिया हुई। और पूरे बिहार के लोगों ने, जो लोग पटना में मौजूद थे, एक विशाल जुलूस पटना सेक्रेटेरिएट घेरने के लिए निकल पड़ा। श्री बाबू की गिरफ्तारी से विद्यार्थियों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। देश के तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन की कमान छात्रों, युवाओं और आम लोगों के हाथों में चली गई। पर युवा इस आंदोलन में सबसे आगे थे। वो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। ये 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, तो तुरंत में प्रोएक्टिव होते हुए 9 तारीख तक जितने भी कांग्रेस के पूरे भारत में जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे, सबों को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन महत्वपूर्ण नेता क्यों होते हैं? जब उनके फैन फॉलोइंग, उनके पीछे चलने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। तो और इनमें सबसे ज़्यादा संख्या अभी भी आप देख लीजिए युवाओं की होती है। तो युवाओं ने ये ठाना था, पटना यूनिवर्सिटी के या पटना के युवाओं ने ये ठाना था कि सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन हम वहाँ सचिवालय, जो सरकारी मशीनरी का सर्वोच्च संस्थान होता है, वहाँ पर राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। 11 अगस्त 1942 आंदोलन में कूदे छात्रों ने तय किया कि 11 अगस्त को पटना में सचिवालय पर झंडा जरूर फहराएंगे। आजादी की राह में बलिदान के उच्च शिखर पर पहुंचने का निर्णय हो चुका था। तय कार्यक्रम के अनुसार 12 बजे से ही सभी आंदोलनकारी जीपीओ गोलंबर पर इकट्ठा हो रहे थे। छात्रों में मिलर स्कूल, पीएन एंग्लो, राम मनोहर सेमिनरी सहित पटना के अगल बगल के तमाम स्कूलों और कॉलेजों के जो छात्र थे वो शामिल थे। सभी आंदोलनकारी सचिवालय के पूर्वी गेट पर जमा हुए। मजिस्ट्रेट उस समय गश्त लगा रहे थे। लाल पगड़ी वाली सिपाही से लेकर के सशस्त्र गोरखा सैन्य पुलिस भी तैनात कर दिए गए। वहां के तत्कालीन जो डीआईजी थे, जीसी क्रीड और डीएम आर्थर भी सचिवालय में मौजूद थे। अगले 2 घंटे तक ये कोशिश की गई कि कोई भी आगे न बढ़ पाए। लेकिन करो या मरो का नारा जब हर सांस के साथ हौसले को तरंगित कर रहा हो, तो ऐसे जज्बे को रोकना आसान कहाँ था। यहाँ कमिश्नर, यहाँ पर जो जिलाधिकारी थे या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जितने थे, उन लोगों ने ऐसी टाट व्यवस्था की थी कि जिसको हम कह सकते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन गांधी जी का जो आह्वान है वो सब पर भारी पड़ा। गांधी जी के आह्वान के बाद ये जितना भी मशीनरी जो काम कर रही थी वो सभी बेकार साबित हो गई। और धीरे धीरे ही सही, जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी जब आगे निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस काम के लिए वो अकेला आदमी बाहर निकला है वो बात सिर्फ उसके मन में है। कई लोगों के मन में ये बातें हैं, लेकिन उसमें ये हिम्मत है कि वो आगे निकला। हु विल बिल्ड द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन मारे। अगर कोई एक आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली से सिर्फ एक आदमी परेशान है। ये भावना जो थी कि हम तिरंगा फहराएंगे, ये सिर्फ 7 या 8 लोगों की बात नहीं थी, ये जनमानस के मन में मौजूद था कि हमें हर हालत में गांधी जी का जब आह्वान है करो या मरो, और हम जो है अंग्रेजों के खिलाफ खुलेआम संग्राम पे आ गए हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे लोग जो आगे कुछ लोग बढ़े, उनको देख के और भी लोग हैं, और वहां पर हुजूम तकरीबन 10,000 लोगों की बन चुकी थी। सचिवालय के सारे फाटक बंद कर दिए गए। कुछ आंदोलनकारी उत्तरी द्वार की ओर से घुसने का प्रयास करने लगे। तभी दक्षिणी द्वार की ओर से कुछ छात्र दीवार कूदकर सचिवालय में घुस गए। सुरक्षा में तैनात पुलिस ने सबको लाठियों से पीटकर बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया।
लेकिन इस दौरान पूर्वी द्वार की सुरक्षा कमजोर पड़ गई और वहां पुनपुन हाई स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र राम गोविंद सिंह, जो पटना के दशरथा गांव के रहने वाले थे, उन्होंने झंडा फहरा दिया। झंडा फहराते ही आंदोलनकारियों का उत्साह और हौसला आसमान छूने लगा। तय हुआ कि मुख्य इमारत के शिखर पर भी झंडा फहराना है। इसी फैसले के बाद साहस, ऊर्ज और देश प्रेम से भरे पटना के 7 विद्यार्थी मां भारती के सच्चे सबूत बनकर उभरे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, जिला सारण, गांव नरेंद्रपुर, राम मोहन राय सेमिनरी 12वीं के छात्र। रामाकांत सिंह, जिला पटना, गांव शहादत नगर, राम मोहन राय सेमिनरी 11वीं के छात्र। सतीश प्रसाद झा, जिला भागलपुर, गांव खडहरा, पटना कॉलेजिएट 11वीं के छात्र। जगपति कुमार, जिला औरंगाबाद, गांव खराठी, सेकंड ईयर बीएन कॉलेज। देवीपत चौधरी, गांव जमालपुर, मिलर हाई स्कूल 9वीं के छात्र। राजेंद्र सिंह, जिला सारण, गांव बनवारी चक, पटना हाई स्कूल 11वीं के छात्र। राम गोविंद सिंह, जिला पटना, गांव दशरथा, पुनपुन हाई स्कूल 11वीं के छात्र। सचिवालय के गेट पर राम गोविंद सिंह के झंडा फहराते ही कई और छात्र फिर से अंदर कूद गए। पुलिस ने फिर लाठियों की बरसात कर दी। घुड़सवार पुलिस के एक्शन में आते ही भीड़ थोड़ी देर के लिए तितर बितर हो गई, लेकिन वापस कोई नहीं लौटा। सब इधर उधर बिखर गए। हर गुजरते वक्त के साथ भीड़ बढ़ती जा रही थी। आंदोलन जंगल में आग की तरह फैल रहा था। छात्रों की बढ़ती भीड़ से परेशान होकर तत्कालिक डीएम डब्ल्यूजी आर्थर ने एसडीओ के साथ बाहर आकर छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश महज एक दिखावा था। साजिश तो कुछ और थी। सरकारी पक्ष ने एक प्रस्ताव रखा कि छात्रों को सचिवालय के दरवाजे पर झंडा फहराने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद वो लौट जाएंगे और उनके जाने के बाद झंडा उतार दिया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव को मानने से छात्रों ने इनकार कर दिया। वो जिद पर अड़ गए कि झंडा फहराएंगे तो मेन बिल्डिंग पर ही फहराएंगे। सचिवालय के पूर्वी द्वार पर भीड़ फिर से जमा होने लगी। लाठीचार्ज से इधर उधर बिखरे युवक वापस एकजुट होने लगे। डीएम आर्थर को आभास हो गया कि छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन उस अंग्रेज अधिकारी ने छात्रों से बातचीत जारी रखी। फिर उसने कहा कि 2-2 युवक झंडा लेकर अंदर आएं और झंडा फहराएं। छात्रों ने ये बात मान ली, लेकिन जैसे ही 6 विद्यार्थी अंदर दाखिल हुए, प्रशासन ने उन्हें हिरासत में ले लिया। धोखे में लिपटी ये खबर जब बाहर आई तो भीड़ बौखला गई। आंदोलनकारी गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे। गोरखा सैन्य पुलिस के जवान बंदूक तान कर खड़े हो गए। इतिहासकार मानते हैं कि यह सब कुछ हो ही रहा था कि उसी समय किसी ने भवन पर झंडा फहरा दिया। हुआ यह था कि इधर समझौते की बात चल रही थी और उधर एक आंदोलनकारी युवा चुपचाप मुख्य भवन की सीढ़ी पर चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंचे और लोहे की खिड़की के रास्ते भवन के शिखर पर झंडा फहरा दिया। अंग्रेजों को चकमा देने वाले उस वीर आंदोलनकारी की पहचान रामकृष्ण के रूप में की गई है। उनके पास एक छोटा सा झंडा था। उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया और झंडा फहरा दिया। तत्कालीन डीएम आर्थर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि शाम में लगभग 4:30 बजे भवन के उत्तरी भाग पर एक झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया। आईजी और डीआईजी ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि किसी आंदोलनकारी ने भवन की छत पर चढ़कर झंडा फहरा दिया था। रामकृष्ण सिंह ने जो झंडा फहराया था वो काफी छोटा था। भीड़ को लगा कि अंग्रेजों ने धोखा देने के लिए ऐसा किया है। इस बात के फैलते ही क्रांतिकारी आक्रोश से भर गए। स्थिति फिर से बिगड़ने लगी। पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज कर दिया। आंदोलन दोबारा उग्र हो गया और क्रांतिकारियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पत्थर चलाना शुरू कर दिया। आईजी को भी एक पत्थर लगा और उसे वापस लौटना पड़ा। तब वहां सड़क के निर्माण का काम चल रहा था, इसलिए आंदोलनकारियों को बहुत आसानी से ईंट और पत्थर वहीं मिल गए। स्थिति को बिगड़ता देख अंग्रेज अफसर फायरिंग की चेतावनी देने लगे, पर आजादी के मतवालों पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ।
कहते हैं कि छात्र तब इतने जोश में थे कि कईयों ने तो शर्ट फाड़कर अपनी छाती को आगे करते हुए कहा कि गोली चलाओ। शाम के करीब 4:57 पर ब्रिटिश डीएम आर्थर ने ट्रिगर दबाने का आदेश दे दिया। आंदोलनकारियों पर फायरिंग का आदेश जारी हो चुका था। तुरंत गोली चली, 2 छात्र गिर पड़े। पहली गोली पटना के दशरथा के रहने वाले राम गोविंद सिंह को लगी। वो नीचे गिरे पर तिरंगा को गिरने नहीं दिया। गोलियां शरीर को बेधती चली गई। वीर सपूत एक एक कर तिरंगा थामते हुए आगे बढ़े। बंदूक गोलियां उगल रहा था पर मां भारती के 7 वीर सपूत करो या मरो का मन बना चुके थे। दूसरे राउंड की फायरिंग में 5 छात्र गिर गए। गोलियां चलती रहीं, लेकिन क्रांतिकारी चट्टान की तरह अडिग थे। ये गोलीबारी सीधे भीड़ पर नहीं की गई थी। निशाने पर वही छात्र थे जिनके हाथों में झंडा था। जब गोली लगी और घायल छात्र गिरने लगे तो दूसरे छात्र ने उस झंडे को थाम लिया। गोलीबारी होती रही, क्रांतिकारी गिरते गए और झंडा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहा। अंग्रेज अफसर के इस क्रूर गोलीकांड में 4 छात्र घटनास्थल पर ही शहीद हो गए, जबकि 3 छात्र पीएमसीएच में मौत के साथ संघर्ष करते हुए शहीद हुए। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कुल 13 राउंड गोलियां चली। भीड़ तो हट गई, लेकिन कई क्रांतिकारियों ने हिम्मत जुटाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। तब तक स्थिति अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुकी थी। अपने नियंत्रण में ही अंग्रेजी हुकूमत सबको अस्पताल ले गई। पीएमसीएच के हथुआ वार्ड में शहीदों और घायलों को लाया गया। पूरा पीएमसीएच छावनी में तब्दील कर दिया गया। फिर भी बड़ी संख्या में छात्र और उनके अभिभावक वहां जमे हुए थे। अंग्रेज किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। शहर में विद्रोह न फैल जाए, इस डर से वो शव भी परिजनों को नहीं दे रहे थे। काफी हुज्जत के बाद 12 अगस्त की सुबह शव परिजनों को सौंपा गया। उस दिन पूरे पटना में कर्फ्यू लगा दिया गया। किसी तरह से एक शख्स ने अपने परिचित की दुकान खुलवाकर कफन की व्यवस्था की, लेकिन अंग्रेजों की तमाम सख्ती के बावजूद शहर में धूमधाम से जुलूस निकाला गया। हजारों छात्र उस जुलूस में शामिल हुए और पटना के बांस घाट पर मां भारती के इन 7 वीर सपूतों का दाह संस्कार किया गया। इस भीषण गोलीकांड के लिए डब्ल्यूजी आर्थर को इतिहास ने कभी माफ नहीं किया और उसे बूचर आर्थर कहा गया। कहते हैं डब्ल्यूजी आर्थर ने लंदन के अपने फ्लैट में 1979 में आत्महत्या कर ली थी। पटना के गोलीकांड से आर्थर अंतिम समय तक परेशान था। पटना के पूर्वी सचिवालय के गेट पर इस 7 शहीदों की याद में बना यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले झारखंड के टाना भगतों का लंबा इतिहास रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में अहिंसा के रास्ते पर चलने वालों में टाना भगत का नाम सबसे पहले आता है। भगवान बिरसा मुंडा के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में जतरा उरांव या जतरा टाना भगत का योगदान बहुत अहम है। दशकों बाद आज भी ये समाज आधुनिकता से कोसों दूर अपनी संस्कृति को सहेजे हुए है। देश की आजादी में टाना भगतों की सबसे बड़ी भूमिका रही। इतिहास इस बात का गवाह है कि किस तरह से महात्मा गांधी के साथ इस समाज ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। कहा यह भी जाता है कि इसी समाज से अहिंसा का पाठ अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर आजमाया गया और वो सफल भी रहा। आज ये टाना भगत समाज अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार को समेटे हुए आधुनिकता के इस दौर में भी सबसे अलग, सबसे जुदा दिखता है।
1914 में ब्रिटिश सरकार को तब के बिहार के छोटा नागपुर के जंगलों में रहने वाले फल फूल और पशुधन से गुजारा करने वाली वन्य जनजाति के अहिंसक प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा था। सैकड़ों आदिवासियों ने अंग्रेजी शासन के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की। इससे डरकर अंग्रेजों ने इस आंदोलन के अगुआ जतरा उरांव भगत को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। लेकिन जतरा उरांव का प्रभाव ऐसा था कि उनके साथ आंदोलन करने वाले करीब 26,000 टाना भगत घबराए नहीं, बल्कि उनके अहिंसक प्रदर्शन और तेज हो गए। जिस समय बिरसा मुंडा जी को पकड़ा गया और जेल हुआ, मरने के वक्त बिरसा मुंडा जी बोले कि पश्चिम से मेरे भाई आएंगे, उस समय संभल कर रहिएगा, आपका राजपाट खत्म हो जाएगा। पश्चिम से मतलब? पश्चिम से, पश्चिम दिशा से। उस समय उस ही पश्चिम दिशा से गुमला जिला से टाना भगत की पैदा हुई, जो जतरा गुरु धर्म गुरु रहे और उन्हीं के कर्म कर्तव्य के अनुसार पर महात्मा गांधी जी मिले और एक सत्याग्रह आंदोलन सत्या पार्टी का ये लोग स्थापना किए और अंग्रेज से वचनबद्ध लड़ाई किए और अंग्रेज यहाँ से चला गया, स्वतंत्र आजाद भारत। बिरसा मुंडा के बाद आदिवासी जनजाति को संगठित करने वाले इस वीर जतरा उरांव का जन्म आज के गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में 1888 में हुआ था। उन्होंने पहले सामाजिक सुधार आंदोलन चलाकर लोगों को संगठित किया और उन्हें सही आदिवासी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। जतरा उरांव ने अपने समाज को जल जंगल, जमीन, संस्कृति और यहाँ तक कि अपने श्रम का भी महत्व समझाया। इस आंदोलन ने ऐसा विस्तृत रूप लिया कि ये क्षत्रियता से मुक्त हो गया और फिर देश की मुख्य धारा की क्रांति में शामिल हो गया। ये था साल 1919 जब टाना भगतों का आंदोलन महात्मा गांधी के आंदोलन से मिल गया और अहिंसा की विचारधारा को एक बड़ा जन समर्थन मिला। उस समय जब अंग्रेजी शासन था 1917 में तो आए हुए थे, लेकिन 100 साल पहले आज से यहाँ अंग्रेज शासन जो जिस समय था उस समय लड़ाई अनेक तरह के नेता लोग लड़े, लाठी डंडा से भी लड़ चुका था, तीर तलवार से भी लड़ा, गोली बारूद से भी लड़ा, लेकिन लास्ट में जब महात्मा गांधी गुजरात से निकले और हमारी सारे हिंदुस्तान में घूमने के पश्चात 1917 में ये झारखंड उस समय बिहार था, तो बिहार के ही समय पर यहाँ बेड़ो प्रखंड जिला रांची के अंतर्गत महादानी मैदान में महात्मा गांधी जी आए और यहाँ 3 रात 3 दिन रहे, टाना भक्तों से बैठ के मिल मिलाप कर बातचीत किए। वहाँ से फिर ये लोग चिंगरी नवाटोली नाम का एक और जगह है, गुमला जिला में बिशुनपुर प्रखंड पड़ता है, वहाँ जतरा टाना भगत के यहाँ रह करके बहुत तरह का सीखे, पढ़े, बैठे, पूजा पाठ हर तरह का, और नदी किनारे में वहाँ वे लोग स्वच्छ जगह पर रहते थे। और वहाँ पर बहुत तरह का ऐसा हुआ जो कि अंग्रेज देखने के पश्चात वहाँ गोली बारूद भी हो चुका था, अनेक परिवार मर गए। अंग्रेजों के खिलाफ जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत देश भर की यात्रा शुरू की, तब साल 1917 में उनका आगमन रांची के बेड़ो में हुआ था। बेड़ो के महादानी मैदान में तब 3 दिन और 3 रात का कार्यक्रम हुआ। इसी के बाद टाना भगत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ हो गए। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ, मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स भी नहीं देंगे। इसके साथ ही जतरा भगत का विद्रोह टाना भगत आंदोलन के रूप में सुर्खियों में आ गया। अंग्रेज सरकार ने घबराकर जतरा उरांव को 1914 में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 1.5 साल की सजा दी गई। जेल से छूटने के बाद जतरा उरांव का अचानक देहांत हो गया।
लेकिन उन्होंने आंदोलन की जो लौ जलाई थी वो डिगी नहीं। टाना भगत आंदोलन अपनी अहिंसक नीति के कारण विकसित होता रहा और महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। उन्होंने आजादी के लिए लड़ रही कांग्रेस का कदम मिलाकर साथ दिया और हर आंदोलन में हमेशा अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई। टाना भगत समुदाय के लिए महात्मा गांधी किसी देवता से कम नहीं है और देश की आन बान और शान तिरंगा तो जैसे उनकी जिंदगी ही है। कैसे दिखाएंगे आगे। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट।